Hello student. Today we explain next lecture, class 11th chemistry, state of matter. लास्ट लेक्चर हम लोगों ने कंप्लीट किया था डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर. इस लेक्चर में हमने डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर का डेरिवेशन एक्सप्लेन किया था, समझा था, कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे, एक या दो न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे. आज हमारा जो टॉपिक है बेटा वो है ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन. ठीक, हमारा जो टॉपिक है वो है ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन. ठीक, तो हमें ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन पहले एक्सप्लेन करना है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, फिर आगे चल के देखते हैं और क्या क्या चीज़ें इसमें पढ़नी. काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है, ठीक, लिक्विड स्टेट से विस्कोसिटी एंड सरफेस टेंशन, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे. पहले आज के लिए जो हमारा टॉपिक है वो है डिफ्यूजन. ठीक है, कुछ बेसिक चीज़ें जो आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ी है, क्लास 9th में डिफ्यूजन के बारे में आपने पढ़ा था बेटा. डिफ्यूजन और इफ्यूजन में फर्क क्या होता है, यहाँ पे एक नई चीज़ आपको मिल रही है, इफ्यूजन. ठीक, चलिए देखते हैं डिफ्यूजन क्या है और इफ्यूजन क्या है. ग्राहम्स के लॉ को पढ़ने से पहले आपको ये चीज़ समझना होगा कि डिफ्यूजन और इफ्यूजन होता क्या है. ठीक, डिफ्यूजन मान लीजिए कोई बलून नहीं है. ठीक, इस बलून में एयर भरी हुई है. अब इसमें जो एयर भरी है यहाँ पे आपने क्या किया, इसको टाई कर रखा है. ठीक, इसकी एयर बाहर नहीं निकल रही है. डिफ्यूजन होता क्या है, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, आइदर सॉलिड लिक्विड गैस, कोई भी मॉलिक्यूल्स होगा, फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर या फिर हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ये होता है डिफ्यूजन. अब यहाँ पे जो एयर भरी है गैस के मॉलिक्यूल, यहाँ पे प्रेशर बहुत ज़्यादा लगा रहे हैं क्योंकि एरिया बहुत छोटा सा है. ठीक, जैसे ही आप इसको यहाँ से थोड़ा सा ढीला करोगे या ओपन कर दोगे तो सारी गैसेस बहुत तेजी से निकलेगी, बलून पीछे की तरफ निकल जाएगा. ठीक, ऐसा कुछ करते हुए बाहर चला जाएगा, दूर चला जाएगा. तो यहाँ पे जब ये गैस बहुत तेजी से यहाँ से स्कैप होगी, बाहर आएंगी, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा, डिफ्यूजन. इसे हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर या फिर फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर. अगर हम बात करें इफ्यूजन की, तो इफ्यूजन के केस में क्या है, मान लीजिए बलून है, आपने क्या किया, इसको लिया, परचेज किया और इसको टाई किया था, पहले से प्रॉपर टाई था, इसमें से एयर बाहर नहीं निकल रही थी. आपने क्या किया, इसको रख दिया घर में. 4 से 5 घंटे बाद देखा आपने इसकी साइज रिड्यूस हो गई, और जब साइज रिड्यूस हो गई तब आपको समझ में आया कि कहीं ना कहीं इसके छोटे से होल से गैस रिलीज हो रही थी. इसमें कोई छोटा सा होल है जहां से गैस बहुत धीरे धीरे करके निकल रही थी. तो जब आपका डिफ्यूजन प्रोसेस इतना स्लो हो जाए, किसी पर्टिकुलर होल से होना शुरू हो जाए, होल से होने लगे, तब उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा, इफ्यूजन. क्या बोलते हैं, इफ्यूजन. और अगर आप डिफ्यूजन डायरेक्ट आ रहा है, मतलब डायरेक्ट बड़ा सा होल है जहाँ से सारी गैस मॉलिक्यूल एक साथ निकल सकते हैं या यहाँ से निकलेंगे बहुत तेजी से, उसे हम बोलते हैं क्या, डिफ्यूजन. इफ्यूजन और डिफ्यूजन में यही इतना फर्क है कि इफ्यूजन जो होता है वो बहुत टीनी होल से होता है, बहुत छोटे से होल से पास आउट होती है एयर. ठीक, तो इसे हम बोलते हैं बेटा इफ्यूजन. डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन दोनों सेम चीज़ है, मतलब इफ्यूजन इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ डिफ्यूजन ही, बट कंडीशन वहाँ पर ये है कि वो छोटे से होल से होगा. ठीक ना, तो पहले इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए, फिर हम ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन पे डिस्कस करते हैं कि उन्होंने क्या बताया. ठीक, अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए आपसे पूछा जाए डिफ्यूजन रेट कब ज़्यादा होगा. एक डिफ्यूजन था जब यहाँ पे आपने इस टाई यहाँ पे जो थ्रेड लगा हुआ था इसको आपने खोल दिया, सारी गैसें बहुत तेजी से निकली, रेट ऑफ डिफ्यूजन बहुत फास्ट हुआ. आपने छोटा सा होल कर दिया, इसको प्रॉपर टाई कर दिया है, तो बताइए रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा बहुत तेजी से, मतलब गैस बहुत तेजी से निकल पाएगी नहीं, क्योंकि प्लेस बहुत छोटा सा, आपने होल बहुत छोटा सा किया है, उस होल से गैस धीरे धीरे करके निकलेगी. गैस का मतलब बैलून का जो वॉल्यूम होगा बहुत धीरे धीरे कम होता जाएगा, हमें पता भी नहीं चलेगा, काफ़ी टाइम बाद हमें पता चलता है पहले से कम हो चुका है. तो ये था इफ्यूजन एंड डिफ्यूजन. राइट डाउन फर्स्ट हेडिंग डिफ्यूजन, राइट डाउन फर्स्ट हेडिंग डिफ्यूजन.
द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल of solid comma liquid, the movement of molecule of solid comma liquid or gas from region of its higher concentration, region of its higher concentration oblique pressure to the region of lower concentration to the region of lower concentration oblique pressure is called diffusion हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे तो उसे हम बोलते हैं डिफ्यूजन। ठीक, हेडिंग लिखिए इफ्यूजन Effusion is a special case. Effusion is a special case of diffusion. Effusion is a special case of diffusion when a gas is allowed to escape through a small hole. एक छोटे से होल से गैस एस्केप कर जाएगी बाहर की तरफ, उसे हम बोलते हैं इफ्यूजन। उसे क्या बोलते हैं बेटा? इफ्यूजन। चलिए अब डिस्कस करते हैं हम लोग ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन के बारे में कि क्या बताया ग्राहम्स ने। चलिए नेक्स्ट है आपका ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। अच्छा क्या बताया था ग्राहम्स ने, जरा वो समझिएगा। ग्राहम्स ये कह रहे थे कि रेट ऑफ डिफ्यूजन भी लिखिएगा कि आप लोग कुछ, रेट ऑफ डिफ्यूजन is equal to 1 upon under root of molecular mass of gas, इसका मतलब क्या हो बेटा? जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है उसे हम r से डिनोट करते हैं, स्मॉल r से, इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस। ठीक, इनका कहने का मतलब था रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होता है वो गैस की मॉलिक्यूलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब जिस गैस का मॉलिक्यूलर मास जितना ज़्यादा होगा उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन उतना कम होगा, और जिस गैस का मॉलिक्यूलर मास जितना कम होगा उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन उतना ज़्यादा होगा। वो हल्की गैस है। अब मैं आपसे कंपेयर करूँ हीलियम और मीथेन का, तो हीलियम का मास नंबर कितना होता है? 4, उसका मोलर मास 4 है, जबकि मीथेन गैस है उसका मॉलिक्यूलर मास कितना है? 16 है। तो जिसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होगा उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होगा, और जिसका मोलर मास कम होगा उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज़्यादा होगा। तो हम कह सकते हैं हीलियम और मीथेन में रेट ऑफ डिफ्यूजन हीलियम का ज़्यादा होगा ना कि मीथेन का। ठीक, तो इन्होंने क्या बताया कि अगर R इज इक्वल टू 1 अपॉन m1 है, ठीक, ये R1 है, और एक दूसरा इक्वेशन है R2 इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ m2 है, दूसरी गैस है। तो अगर हम इन दोनों को कंबाइन करके रेशियो फाइंड आउट करें कि किसका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज़्यादा होगा किसका कम, तो हम क्या पाएंगे बेटा? R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू अंडर रूट बाई m2 अपॉन m1। ये बताया था किसने? ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन के पॉइंट ऑफ व्यू से पता चला था कि R1 बाई R2 इज इक्वल टू अंडर रूट बाई अंडर रूट ऑफ m2 अपॉन m1। अच्छा यहाँ पे इन्होंने डेंसिटी का जिक्र किया था, आपकी बुक में जो मिलेगा वो डेंसिटी पॉइंट ऑफ व्यू से मिलेगा। तो यहाँ पर जरा फोकस करिएगा, हमने कहा था D इज इक्वल टू PM अपॉन RT, PM अपॉन RT। ग्राहम्स ने क्या किया था? इस चीज को बताने से पहले एट अ सिमिलर प्रेशर, टेम्परेचर एंड एरिया, उन्होंने इन तीनों चीजों को कांस्टेंट कंसीडर कर लिया था। क्या क्या चीज? प्रेशर, टेम्परेचर एंड एरिया, इसको क्या कर लिया था? कांस्टेंट कंसीडर किया था। जब कांस्टेंट कंसीडर कर लेंगे प्रेशर, टेम्परेचर, एरिया को,
तब उनको ये इक्वेशन मिला था जिसके बिहाफ पे हम ये कंपेयर कर सकते हैं कि दोनों मॉलिक्यूलर मास अगर दोनों गैस का हमें पता हो तो हम बता सकते हैं रेट ऑफ डिफ्यूजन किसका ज़्यादा होगा, कितना ज़्यादा होगा, किससे, ये हम बता सकते हैं। ठीक, अच्छा यहाँ पे जो डेंसिटी की बात हो रही थी, अब आपको पता है D इज इक्वल टू पी एम बाई आर टी, हमें पता है ये कहाँ से आया था, आइडियल गैस इक्वेशन से, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था। ठीक, चलिए आपको पता है इन्होंने क्या कांस्टेंट रखा बेटा, प्रेशर कांस्टेंट रखा, टेम्परेचर रखा, एरिया। तो प्रेशर कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट, P कांस्टेंट, T कांस्टेंट, R पहले से ही कांस्टेंट है, बताइए D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, M। D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, मॉलिक्यूलर मास। इसका मतलब डेंसिटी मॉलिक्यूलर मास की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो जिस गैस का मॉलिक्यूलर मास जितना ज़्यादा होगा उसकी डेंसिटी भी उतनी ज़्यादा होगी, और जिस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ज़्यादा होती है वो नीचे रह जाता है, जिसकी डेंसिटी कम होती है वो ऊपर उठ जाता है। ये तो आपने पढ़ा है, क्लियर ना। चलिए एक फॉर्मूला और होता है डेंसिटी का, डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाई 2, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाई 2। तो हम कह सकते हैं 2D इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास, 2D इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बनेगा, जरा देखिएगा, फोकस करिएगा, यहाँ पे क्या बनेगा, R1 बाई R2 इज इक्वल टू M2 की जगह पे क्या कर सकते हैं 2D, आइए अगर M2 है तो ये इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2D2 अपॉन क्या हो जाएगा 2D1, 2 से 2 कैंसिल होगा, बताइए इक्वेशन क्या बनेगा, R1 बाई R2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ D2 बाई D1। दिस इज द इक्वेशन। जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा डेंसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप यहाँ से सॉल्व करेंगे, अगर आपसे पूछा जाएगा मॉलिक्यूलर मास के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप इसी क्वेश्चन से सॉल्व कर लेंगे। क्लियर। तो ये था ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ग्राहम्स यही कहना चाह रहे थे कि सिमिलर कंडीशन ऑफ प्रेशर, टेम्परेचर एंड एरिया, रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर अंडर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस। ठीक है बेटा। तो इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर हमें मॉलिक्यूलर मास दोनों गैस का दे दिया जाए या बता दिया जाए, गैस का नाम बता दिया जाए, हम मॉलिक्यूलर मास को निकाल के ये बता सकते हैं कि रेट ऑफ डिफ्यूजन किसमें फास्टर होगा और किसमें स्लो होगा। ठीक, तो हेडिंग आपने डाल दिया होगा, लिखिए ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन में पहले स्टेटमेंट लिखिए, फिर इसको आप नोट डाउन करिएगा, सीक्वेंस से नोट करिएगा, पहले ये फिर ये। ठीक, इसको अलग साइड में नोट करके डायरेक्टली वहां पे हम फॉर्मूला, ये दोनों फॉर्मूले हमें मिल जाएंगे। चलो लिखिए ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन में अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ प्रेशर, टेम्परेचर एंड एरिया, the rate of diffusion of gas are inversely proportional to the square root of their densities, or molecular mass, to the square root of their density or molecular mass। क्लियर। आप इस चीज को नोट कर लीजिए इसके नीचे स्टेटमेंट में, फिर इसके बाद इससे कुछ रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करते हैं। पहले आप इसको पॉज करके नोट कर लीजिए बेटा। चलिए, आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। न्यूमेरिकल फर्स्ट न्यूमेरिकल लिखिए, find the ratio of gases
इथेन, हीलियम एंड इथेन, C2H6, हीलियम एंड इथेन। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं बेटा। आपको एक गैस दिया गया है हीलियम और एक गैस दी गई है इथेन। अगर इसका हम मॉलिक्यूलर मास लिखें तो हमें पता है मॉलिक्यूलर मास ऑफ हीलियम इज इक्वल टू 4 होता है एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ इथेन 12 प्लस 6 30 होगा बेटा। ठीक, तो आपको पता है इक्वेशन होता है R1 की जगह He का लीजिए और C2H6 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ m of C2H6 अपॉन m of He। जो इसको सॉल्व करेंगे वैल्यू पुट करेंगे RHE इज इक्वल टू RC2H6 इज इक्वल टू अंडर रूट मॉलिक्यूलर मास ऑफ इथेन 30 अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ मीथेन 4 1 जा 2 2 जा 4 2 15 जा 30। ये कितना आएगा बेटा अंडर रूट 15/2। ठीक, अंडर रूट 15/2 के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू फाइंड आउट करिएगा तो आपको पता है ये 7.5 आएगा इज इक्वल टू अंडर रूट 7.5। अंडर रूट 7.5 की वैल्यू फाइंड आउट करिएगा, आपका आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक, तो हम इसके न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा अंडर रूट 15/2 इसको सॉल्व करिएगा, जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा बेटा। ठीक है बेटा, चलिए आगे देखते हैं। ये तो एक क्वेश्चन था कि आप रेट ऑफ डिफ्यूजन फाइंड आउट कर सकते हो कि हीलियम और इसमें किसका ज़्यादा होगा रेट ऑफ डिफ्यूजन, हम ये बता सकते हैं। ठीक, यहाँ से हम आंसर सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा फाइंड द रेशियो ऑफ, नोट करिए क्वेश्चन, फाइंड द रेशियो ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन, फाइंड द रेशियो ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हीलियम and CH4 under similar pressure, temperature and area। ये आपको कंसीडर कर लेना है कि प्रेशर टेम्परेचर, जब तो आपको ये दिया ना जाए कि ये सिमिलर कंडीशन में नहीं तो आप सिमिलर ही मान के चलेंगे इसको। ठीक, हीलियम एंड मीथेन, चलिए RHE अपॉन RCH4 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ MCH4 अपॉन MHE। RHE अपॉन RCH4 इज इक्वल टू अंडर रूट CH4 का मॉलिक्यूलर मास 16 होता है और He का मॉलिक्यूलर मास 4 होता है। 4 1 जा 4 4 4 जा 16 अंडर रूट 4 की वैल्यू 2 आएगी बेटा, तो 2:1 दिस इज द रेशियो। तो आपको पता है रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हीलियम का रेट ऑफ डिफ्यूजन एंड रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ मीथेन, इसका रेट ऑफ डिफ्यूजन देखिए, रेट ऑफ डिफ्यूजन किसमें जाता है हीलियम में। जो गैस जितनी हल्की होगी रेट ऑफ डिफ्यूजन उतना ज़्यादा होगा, जो गैस जितनी भारी होगी रेट ऑफ डिफ्यूजन उतना कम होगा। क्लियर, तो यहाँ से हम रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं कि रेट ऑफ डिफ्यूजन किसमें कितना ज़्यादा होगा, किसमें कितना कम होगा। आगे समझ में, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करिएगा, इसको पॉज कर लीजिएगा, क्वेश्चन नोट करिए, क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करिएगा बेटा। लिखिए द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस X, द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस X is 1.41 times smaller than
rate of diffusion of dioxygen is smaller than rate of diffusion of dioxygen. Find out molar mass of gas X. Find out molar mass of gas X. Molar mass of gas X. क्लियर? चलिए एक बार पॉज करके खुद से आप सॉल्व करिए, फिर आप बताइए कितना आंसर आएगा। आई होप आप लोग सॉल्व कर रहे होंगे। चलिए ठीक, इधर देखिए बेटा, आपने सॉल्व कर लिया होगा, आप इसको कंटिन्यू करिएगा। आपको दिया गया एक अननोन गैस है, ठीक, अननोन गैस है जिस जो स्मॉलर देन क्या लिखा हुआ था, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस एक्स इज 1.41 टाइम्स स्मॉलर, ठीक, रेट ऑफ एक्स अपॉन रेट ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ molecular mass of oxygen upon molecular mass of X। आपको पता है कि 1.141 टाइम्स स्मॉलर है, छोटा है, तो हम इसको 1 मान लें। 1 अपॉन 1.41 इज इक्वल टू, इसको 1 कंसीडर कर सकते हैं, ये ज़्यादा है। मोलिकुलर मास ऑफ ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का मोलर मास 16 होता है, 2 ऑक्सीजन का 32 हो जाएगा बेटा, और इसका मोलिकुलर मास हमको फाइंड आउट करना है। चलिए आपको पता है 1.41 जो होता है वैल्यू होती है √2 की, तो हम लिख सकते हैं 1 अपॉन √2 इज इक्वल टू √32 अपॉन mx। दोनों साइड आप स्क्वायर कर दीजिए, रूट हट जाएगा आपका, ये हो जाएगा mx इज इक्वल टू 2 into 32 is equal to 64 ग्राम पर मोल, ये आ जाएगा आंसर। क्लियर? तो ऐसे करके हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमें नहीं पता होता कि आपने 1.41 किसकी वैल्यू होती है √2 की, ठीक, तो हम यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। मे भी हो सकता है आपको दिया था 1.73 टाइम्स स्मॉलर है, तो 1.73 किसकी वैल्यू हो जाती है √3 की, तो हम यहाँ पर 32 into 3 कर देते हैं, ठीक, हम वैल्यू सॉल्व कर सकते थे बेटा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा आपको लेक्चर समझ में आया या नहीं आया। रिप्लाई जरूर करिएगा बेटा, कुछ नहीं तो एक मोटिवेशन जरूर मिलता है कि आपने वीडियो देखा, पूरा आपको समझ में आया होगा, ठीक। एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन लिखिए, होमवर्क के लिए लिखिए फाइंड द रेशियो ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर लिख के बताइएगा कि कितना आंसर आएगा इसका। रेट ऑफ फाइंड द रेशियो ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन, फाइंड द रेशियो ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ डाइहाइड्रोजन यानी H2 CH4 and CO2 ठीक। तो इस चीज को आप सॉल्व करके बताइएगा कि कितना आंसर आएगा, ठीक ना बेटा। चलिए इसका आंसर का मैं वेट करूंगा, आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे आंसर जरूर बताइएगा। ध्यान रखिएगा, मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, मैंने आपको 3 गैसेस दे रखी हैं और आपको जो इक्वेशन मिला है, फॉर्मूला मिला, उसमें केवल 2 गैसेस आ सकती हैं, 3 गैसेस तो होंगी, तो 3 गैसेस नहीं होंगी, इसको कैसे सॉल्व करेंगे ट्राई करिएगा। मैं नहीं कर रहा हूँ आपको कंपल्सरी आ ही है, नहीं आएगा तो उसके लिए हम बेटा हम आपको बताएंगे, बट एक बार कोशिश करके देखिएगा। यहाँ पे हम नहीं यूज कर सकते क्योंकि हमारे पास केवल 2 गैसेस के लिए इक्वेशन है, तीसरे के लिए इक्वेशन नहीं है, तो आपको 3 गैसेस दी गई हैं, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सॉल्व करना होगा, ठीक। अच्छा थोड़ा सा मैं हिंट आपको दे दूँ तो आप रेशियो फाइंड आउट कर सकते हो। आपको पता है R इज इक्वल टू होता है 1/√m, ये होता फॉर्मूला, ये चीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/√m होता है, ये बताया था ग्राम से। अगर इस साइन को हटाएंगे बेटा, यहाँ पे आएगा कांस्टेंट और k × 1 मतलब k हो जाएगा √m। तो अगर ये
k अपॉन अंडर रूट m है, तो यहाँ पे भी k अपॉन अंडर रूट m होगा और यहाँ पे भी k अपॉन अंडर रूट m होगा। तो आप तीनों गैस का मॉलिक्यूलर मास रखिए, ठीक है ना बेटा, तीनों गैस का मॉलिक्यूलर मास रखिए, फिर आप रेशियो फाइंड आउट कर सकते हो, कम इससे डिवाइड होगा, फटाफट आपका आंसर आ जाएगा। एक बार खुद से ट्राई करिएगा, नहीं आएगा कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में जरूर एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे सॉल्व करेंगे, और इस ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस आपको कराएंगे। बट अभी के लिए पहले आप इतना कवर करिए ताकि आपका कोर्स भी कवर होता रहेगा, ठीक। अच्छा, कुछ स्टूडेंट ने एनसीईआरटी के एक्सरसाइज क्वेश्चंस पूछे थे लास्ट लेक्चर में कि सर ये क्वेश्चंस समझा दीजिए कैसे सॉल्व होंगे। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसको। क्वेश्चन नंबर है 5.7 क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन नंबर 5.7 है, व्हाट विल बी द प्रेशर, एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ मिक्सचर ऑफ 3.2 ग्राम ऑफ मीथेन, 3.2 ग्राम ऑफ मीथेन, 3.2 ग्राम मीथेन है, ठीक, एंड 4.4 ग्राम ऑफ CO2, 4.4 ग्राम ऑफ CO2, देन वॉल्यूम 9 डेसीमीटर क्यूब है। कह रहा है आपसे फ्लास्क एट 27 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर दे रखा है 27 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर आपसे पूछा जा रहा है एक्सर्टेड, जब इसको कंटेनर में रख दिया जाएगा दोनों गैसेस को, तो इनके मिक्सचर के अकॉर्डिंग जब ये मिक्स हो जाएंगे तो टोटल प्रेशर कितना लगेगा, टोटल प्रेशर कितना लगेगा, ठीक। अच्छा, चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर एक चीज और आपको बताते हैं। अगर इसको हम सॉल्व करें तो पहले दोनों केस को अलग कर लें, अलग कर लेते हैं। CH4 गिवन मास दिया है, मॉलिक्यूलर मास आपको पता होता है, ठीक। P of CH4 is equal to nRT by V, बोल लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, अरे भाई PV is equal to nRT होता है, V इधर कर दो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए n को ओपन कर सकते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू V RT कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा, P is equal to P of CH4 is equal to, हम क्या लिख सकते हैं, गिवन मास दिया है 3.2, मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 16, वॉल्यूम दे रखा है डेसीमीटर क्यूब में, इसको आप चेंज कर लीजिए मीटर क्यूब में, 9 × 10⁻³ और ऊपर R की वैल्यू हो जाएगी 8.314, टेम्परेचर आपका 27 डिग्री सेल्सियस, इसको आप चेंज कर लीजिए केल्विन में, 300 केल्विन हो जाएगा। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, P of CH4 आपको मिल जाएगा, ठीक। यहाँ से आपको पार्शियल प्रेशर ऑफ CH4 मिल जाएगा। इसी तरीके से आप पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 फाइंड आउट करिए, क्या हो जाएगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू V RT, क्या हो जाएगा बेटा, गिवन मास दिया है 4.4 इनटू R 8.314, टेम्परेचर है 300 अपॉन मॉलिक्यूलर मास, CO2 का मॉलिक्यूलर मास आई थिंक 44 होता है, कार्बन 12 और ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन है, 16 मतलब 32, 32 12 44 होता है, 44 इनटू वॉल्यूम कितना 9 × 10⁻³ इसको सॉल्व करोगे बेटा, यहाँ पे आपको वैल्यू मिल जाएगी। देन फाइंड आउट टोटल प्रेशर, P total is equal to P of CH4 plus P of CO2 और सॉल्व करके यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा 5.7 का आंसर कितना आएगा। यहाँ पे सॉल्व करेगा इसको और यहाँ सॉल्व करके दोनों को ऐड करके आप टोटल प्रेशर फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक बेटा। चलिए, ये किसी बच्चे का क्वेश्चन था, लास्ट लेक्चर में उसने पूछा था, इसे 5.7 क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। इसको आप बेटा पॉज करके नोट कर लीजिएगा। आगे देखते हैं। अच्छा, डिफ्यूजन
डिफ्यूजन जब हम पढ़ रहे थे, डिफ्यूजन में हमने पढ़ लिया था फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। अगर आपके पास कोई कंटेनर है, इस कंटेनर की वॉल है, यहाँ पे ऑक्सीजन गैस भरी हुई है, इस गैस का प्रेशर जो है वो 10 atm है, या मान लो 100 atm है। ठीक, गैस के मॉलिक्यूल इतने ज़्यादा है कि यहाँ पे 100 atm का प्रेशर अराइज कर रहा है। आपने क्या किया, यहीं पे छोटा सा बड़ा सा होल कर दिया। अब ये ऑक्सीजन गैस यहाँ से यहाँ ट्रांसफर होगी। बताइए कब तक ट्रांसफर होगी? यहाँ तो प्रेशर कम था ना, हायर से किसकी तरफ ट्रांसफर हो रही है? लोअर की तरफ। और कब तक ट्रांसफर हो जाएगी? होगी जब तक यहाँ भी कितना प्रेशर ना हो जाए, 50 atm, और यहाँ भी कितना ना हो जाए, 50 atm। ठीक, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन, हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। ठीक, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बेटा, ये एनसीईआरटी बुक ही है आपकी। क्वेश्चन नंबर 5.9, ये भी एक स्टूडेंट ने पूछा था। डेंसिटी ऑफ अ गैस इज फाउंड टू बी 5.46 गिवन डेंसिटी D1 इज इक्वल टू 5.46। कह रहा है टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस, आगे कह रहा है प्रेशर 2 बार है। व्हाट विल बी डेंसिटी इट्स एट STP? D2 फाइंड करना है एट STP पे। चलिए, हमको D2 फाइंड करना है STP पे। आपको पता है STP पे जो प्रेशर होता है वो 1 बार होता है, और STP पे जो टेम्परेचर होता है वो 273 केल्विन होता है। इस टेम्परेचर को चेंज करोगे, ये 300 केल्विन हो जाएगा 273 ऐड करने के बाद। तो अगर हम इसे सॉल्व करें बेटा, तो हमें पता है P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 फ्रॉम बॉयल्स लॉ, हमने पढ़ा था। चलिए, हमने पढ़ा था बॉयल्स लॉ से। हमने आइडियल गैस इक्वेशन से नहीं पढ़ा था कि B इज इक्वल टू PM अपॉन RT, पढ़ा था। अगर आपको नहीं याद आ रहा है तो आप यहाँ देख सकते हो, P इज इक्वल टू NRT, P इज इक्वल टू V इधर कर दीजिए, इसको ओपन कर दीजिए, गिवन मास अपॉन V इंटू मोलर मास, RT कर सकते हैं, N को ओपन करें, गिवन मास अपॉन मोलर मास आएगा, इंटू वॉल्यूम इधर कर दिया, मास अपॉन वॉल्यूम क्या हो जाएगा? डेंसिटी। बताइए P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेंसिटी RT अपॉन मोलर मास। तो बताइए D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? PM अपॉन RT। हो जाएगा ना बेटा? पक्का? चलिए, अगर मान लीजिए D1 है तो ये P1 हो जाएगा, ये M1 हो जाएगा और ये T1 हो जाएगा। अगर हम D2 ले लें तो D2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? P2 M2 R T2 हो जाएगा। जब इसको डिवाइड कर लीजिए, D1 अपॉन D2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? P1 M1 अपॉन R T1, और क्या हो जाएगा? इंटू P2 M2 R T2 कहाँ चला जाएगा बेटा? ऊपर। क्लियर? चला जाएगा। चलिए जरा फोकस करिएगा, R इज ए यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ठीक, जो गैस भरी है उसके मॉलिक्यूलर मास में कोई चेंजेस नहीं आएगा, गैस के मॉलिक्यूलर मास में कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? D1 अपॉन D2 इज इक्वल टू P1 T2 अपॉन T2 इंटू T1। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, D1 P2 T1 इज इक्वल टू D2 P2 T2, देन D2 इज इक्वल टू व्हाट? D1 T2 T1 T2 T1 अपॉन T2 T1। अब बताइए क्या हम वैल्यू रख के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं या नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। जरा देखिए, फोकस करिएगा। D2 इज इक्वल टू D1 5.46, बहुत अच्छे से फोकस करिएगा बेटा। P2 1 बार
T1 300, सॉरी T2 है या T1 है, T2 नीचे है। P2 P1 आपका 2 बार था, P1 आपका 2 बार था, P2 आपका 1 बार है, इनटू टेम्परेचर T2 273। अब बताइए अगर इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। एनी प्रॉब्लम? ठीक, तो ये क्वेश्चन नंबर 5.9 है, इसको हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं बेटा। आसान है क्वेश्चन, एनसीईआरटी एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चंस हैं, बट पहले आपको बेसिक कॉन्सेप्ट सारा क्लियर होना चाहिए। ठीक, ये था 5.9 क्वेश्चन, एक मैंने आपको बताया 5.7। ठीक है बेटा, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 5.8 एंड 5.18 5.19, ये 3 क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करिएगा, ट्राई करिएगा। आइडियल गैस इक्वेशन से सॉल्व हो जाएंगे क्वेश्चंस, और सॉल्व करने के बाद मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर लिख के जरूर बताइएगा कि आंसर कितना आया। ठीक, इसका भी आंसर बताइएगा सॉल्व करने में कितना आ रहा होगा, कमेंट बॉक्स में लिख के। आइडियल इससे पहले जो क्वेश्चन दिया था उसको भी सॉल्व करके आप कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन से क्वेश्चन जो आपको दिया था उसको भी आप खुद से ट्राई करिएगा। एंड वन थिंग मोर, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन में कुछ और भी कंडीशन है, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे आगे चल के। वो लेक्चर थोड़ा लंबा होगा, बट घबराने की बात नहीं है, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने की, आपको समझ में आ जाए सारी चीज़ें। बट आपका थोड़ा सा कोऑपरेशन चाहिए कि आप बेटा रिप्लाई जरूर करिए कि आपको समझ में आ रहा है या कहीं प्रॉब्लम हो रही है। जो भी डाउट होता है, कहीं प्रॉब्लम आती है, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। क्लियर? और इस चैनल को अगर हो सके आप सेटिस्फाई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ये आपसे मेरी रिक्वेस्ट है। बट फर्स्टली यू आर सेटिस्फाइड, अगर आप सेटिस्फाई हो तो, अदरवाइज आई विल डू, अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई डोंट नो। क्लियर? तो ये क्वेश्चन था, मैंने आपको क्वेश्चन बोला 5.8 5.18 5.19, इन तीनों क्वेश्चन को आप सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर लिख के बताइएगा किसका कौन सा आंसर है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन की कुछ और कंडीशन के साथ, प्लस काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस हम पढ़ेंगे बेटा। ठीक, उसको कवर अप करेंगे, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, और उम्मीद करता हूँ कि एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व हो जाए। कुछ आपने कर लिए होंगे, बाकी मैं रिमेनिंग क्वेश्चन जो भी आपको डाउट लगता है, क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, मैं नेक्स्ट लेक्चर में जरूर एक्सप्लेन करूँगा। थैंक यू बेटा।